ईस्ट इंडिया कंपनी के बाहर के इंस्टीट्यूशंस थे। इसके बाद जर्मनी में शुरू हुआ, इटली में शुरू हुआ, पोलैंड में और आगे रूस में भी। तो एक हम उपनिवेशवाद हमको अपने से पूछना है कहाँ तक वो इंडोलॉजी उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है, एक चीज़ है, और कहाँ तक वो उससे थोड़ा अलग भी है। एक बात तो ये है कि वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेलीबरी कॉलेज जो था, जहाँ थोड़ी सी फारसी और थोड़ी सी जिसको कहते थे वर्नैक्युलर की पढ़ाई होती थी, पर ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी, अनुसंधान नहीं होता था। तो वो जो इंडोलॉजी की परंपरा कम से कम कुछ हद तक उससे जो उपनिवेशवादी संस्थान जो थे उससे कुछ बाहर की चीज है। आखिर में हमको अपने से पूछना है कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या है और क्या संबंध है। जैसे गंगासाई ने ठीक कहा था, सामंतवाद को भी देखना है साथ में, कहाँ तक इनका परस्पर संबंध है, सामंतवाद और उपनिवेशवाद। और जब हम उपनिवेशवाद की मुक्तिकरण की बात करते हैं, मुक्तिकरण, उसमें च्वी प्रत्यय होनी चाहिए थी, ये गलत लिखा है। वो भी उपनिवेशवाद का एक प्रभाव है ना, कि लोग हिंदी ठीक से नहीं जानते। और मैं यहाँ ये भी बहुत अजीब है ना, गोरा चेहरा है ना, हिंदी में बोलता है, उपनिवेशवाद की बात करता है, ये क्या चीज है। हमारी दुनिया एक कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, हम सब एक तरह से साथ साथ में है। और आप देखिए पीछे, मैं शुद्धिकरण के लिए मैंने माफी मांगता हूँ, ये मेरी बात नहीं थी, मैं मजाक, सचमुच मैंने शायद गलत बात की इसको उठाने में। सचमुच हम लोग जब हम देखते हैं बिरसा मुंडा 150 साल पहले, और वहाँ छोटे नागपुर में जन्म हुआ, खूंटी जिले में, बिल्कुल पीछे, एक तरह से आप पीछे, अगर मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्कूलिंग हुई वहाँ पे सलगना में, इसके बाद चाईबासा में, छोटे स्कूल थे ना वहाँ, स्कूलिंग उस वक्त शुरू हुई। हमको लगता है बहुत, अगर हम उसकी तुलना करते हैं, आजकल हम कहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी आधुनिक हॉल है, एसी चलती है, ठंडी हवा, एक विश्वविद्यालय में बैठे हैं जो काफी कुछ हद तक, ऐसे विश्वविद्यालय वो अलग सा एक मामला है, वो इटली से शुरू हुआ वो परंपरा, हमने भी अपना लिया जर्मनी में, स्वीडन में, अलग अलग देशों में। अंग्रेजों ने उसको थोड़ा सा अलग किया, अंग्रेजों ने, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं जर्मनी स्वीडन का हूँ। लोग मुझे अंग्रेज पुकार कर बोलते हैं, मुझे कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मैं जानता हूँ इसका, वो भी एक मामला है जिसके बारे में विमर्श करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण कि हम इन चीज़ों को उठाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, और साथ में हम समझते हैं अलगपन जरूर हमेशा होता है, और हम एकता भी है उसके साथ में, विभिन्नता में एकता है ना, दोनों साथ साथ है। अब दोबारा मैं जाता हूँ वो इसमें, यही हॉल है, यही यूनिवर्सिटी, महान नगर है, क्या वो कितनी दूर है उसके अनुभव से, खूंटी जिला से बिरसा मुंडा के अनुभव, बिजली नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, क्या नहीं थी, बहुत गरीबी थी उस जमाने में, सामंतवाद का शासन, और उसके साथ वो जो उपनिवेशवाद, किसी तरह से उसका इन दोनों चीज जुड़ जाते थे, सामंतवाद और उपनिवेशवाद। और ये भी दिलचस्प है कि बिरसा मुंडा वहाँ के जेजुइट स्कूल गए थे, सलगना में और चाईबासा में, और इनके अध्यापकों में योहानस हॉफमन थे, एक जर्मन जेसुइट, जो बाद में मुख्य संपादक बने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जो हमको मुंडा समाज इतिहास के बारे में बहुत कुछ समझाता है। इसको भी आलोचनात्मक ढंग से देखना है, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी यहाँ डिफेंस करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन कनेक्टेड हिस्ट्री, ये चीजें साथ साथ जुड़ी हुई हैं, इनको अलग से देखने हैं, और आखिर में क्या निष्कर्ष उससे होता है, वो सवाल एक खुला एक सवाल है। इसलिए हम साथ साथ बैठे, इसलिए इस तरह की संगोष्ठियां होती हैं कि हम अपने से पूछते हैं कि हम क्या है, ये आखिरी सवाल यही है, हम क्या है। हम लोग पूरी दुनिया में जो बैठे हैं, आजकल जो जल जंगल जमीन का सवाल, वो न सिर्फ छोटे नागपुर दूर के आदिवासियों के सवाल होते हैं, जहाँ वो जस्टिस मांगते हैं, उनकी न्याय मांगते हैं, लेकिन वो खासकर जब हमारे सामने इस तरह की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज, आबो हवा का परिवर्तित हाल को देखते हैं, तो इससे हम समझते हैं कि आदिवासी अनुभवों से हमसे क्या लेना है।
और क्या महत्व है इसका वो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कनेक्टेड हिस्ट्री ना, आप हमारे सामने पूरी सभ्यता के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।